आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे एग्जाम्पल 29 हम लोगों को सॉल्व करना है। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में बच्चे हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे इसका इफेक्ट रिकॉर्ड किया करते थे जो कि डेप्रिसिएशन का होगा, वो हमने नहीं सीखा था। अभी हमने वो सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसकी रिक्वायरमेंट यह है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2001। अब पढ़ते हैं। पाइप लिमिटेड ने एक्वायर किया 80%। एक्वायरर है पाइप लिमिटेड। किसको बच्चे? शिप लिमिटेड को। कितने साल पहले? 3 साल पहले। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं तो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन करंट ईयर की कंसीडर करते हैं, ना पिछले साल की ना अगले साल की। पिछले साल जितने भी उनकी नहीं लेते, सिर्फ करंट ईयर की। एक्विजिशन डेट पे एसएल हैड एन ऑफिस इक्विपमेंट। इसका एक ऑफिस इक्विपमेंट था जिसकी फेयर वैल्यू 1,20,000 इन एक्सेस ऑफ इट्स बुक वैल्यू। क्या ये फेयर वैल्यू है या फेयर वैल्यू गेन है? शाबाश, फेयर वैल्यू गेन है। अगर फेयर वैल्यू बढ़ जाए या फेयर वैल्यू गेन हो तो इसकी डेप्रिसिएशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो ये है एक्सेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, दिस एसेट हैज अ यूजफुल लाइफ। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बच्चे? कितने साल है? 10 इयर्स। अगर मैं आपसे कहूं करंट ईयर की मुझे एक्सेस डेप्रिसिएशन बताइएगा तो बहुत सिंपल है। 1,20,000 इसको डिवाइड करें 10 साल से तो बच्चे कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी एक्सेस? 12,000। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट है तो ऑफिस इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम इसको जाके लिखेंगे। अच्छा, एक्सपेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 31 दिसंबर 2001 के कुछ इस तरह से। रेवेन्यू लाइक आइटम्स ऐड करते, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहां तक इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, और बाकी प्रॉफिट की फिगर हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बच्चे सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और आपको पता है हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के। फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001 इंफॉर्मेशन रुपीस में मौजूद है जी बच्चे हमारे पास। बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू की फिगर। रेवेन्यू की फिगर है बच्चे 800,000। इसमें बच्चे हमें ऐड कर देना है 420,000। फिर नेक्स्ट बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर, एक एक लाइन स्किप करके लिखते जाइएगा। 300,000 प्लस 220,000। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर होगी बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट की। इसके बाद बचे नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस की फिगर है बच्चे 173,000, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी बच्चे वो हमारी होगी प्रॉफिट की फिगर। इसके बाद बच्चे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और सबसे लास्ट पे टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। एक एडजस्टमेंट है इसके अंदर, वो अब ऐड कर देते हैं, वो हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली हुई है। उसकी फिगर कितनी है बच्चे 12,000, वो हमने ऐड कर दी, बस खत्म हो गई। यही बातें थी इसके अंदर। अब सिंपल इसको ऐड करना है, 800,000 और 420,000, 1220 है ना, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे नेक्स्ट 520,000, 520,000, अब इसमें से डिडक्ट कर दें 700,000। जी बच्चे 388, प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम 0 और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी 350,000। $352,000। अच्छा बच्चे अब हमने प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू जी बच्चे फर्स्ट वन ऑनर्स ऑफ द पेरेंट, और नेक्स्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऑनर्स ऑफ द पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा अब ये देखिएगा 352,000 टोटल बैलेंस, तो यही आएगा बच्चे, ऐसा ही है ना। अच्छा अब मैं वर्किंग बिल्कुल सामने कर देता हूं आपको बात समझाने के लिए। ये देखें वर्किंग नंबर 1 मैंने कर दी। प्रॉफिट की फिगर लिखनी है मुझे प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, शाबाश, ये गलती नहीं करनी। और कौन सी फिगर होगी अनएडजस्टेड। अब आप मुझे बताएं ये 352,000 ही आएगा ना, 37,000। कहां से फिगर पिक की है बता भी देते हैं ना, हर एक को पता चले ये फिगर मैंने पिक की है, क्योंकि ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी के प्रॉफिट की फिगर और अनएडजस्टेड बगैर एडजस्टमेंट के हमने पिक करनी है 37,000। अब बच्चे हमने इसमें से माइनस करना है लेस एक्सेस डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ फेयर वैल्यू गेन, एक्सेस डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ फेयर वैल्यू गेन। तो बच्चे कितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन 12,000, बिल्कुल ठीक हो गया, पूरी अमाउंट माइनस करवा दिया आपने। 25,000 बच्चे ये प्रॉफिट की फिगर है जी बच्चे, और ये एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अब एनसीआई की वर्किंग अगर हम कर रहे हैं तो कितने परसेंट है बच्चे 20%। 5,000 ठीक हो गया जी बच्चे, ये 5,000 एनसीआई का बैलेंस, एनसीआई का बैलेंस हो गया 5,000। और सेम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सेम वर्किंग फॉर एनसीआई, ओ सॉरी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम कर लेंगे बच्चे आप लोग।
बच्चे हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे थे, हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स ये आपके सामने मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा, फिर उसके बाद मुझे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की सेकंड एडजस्टमेंट का इफेक्ट लिखना है। अच्छा बच्चे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट सबसे पहली एडजस्टमेंट, इसमें हमने कहा था कि सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू या तो फेयर वैल्यू गेन होगा या फेयर वैल्यू लॉस होगा, ये कहलाएगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इसमें दो इफेक्ट्स होंगे, या तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में फेयर वैल्यू गेन होगा जिसे हम इंक्रीज भी कह रहे हैं, या बच्चे दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है फेयर वैल्यू लॉस, हमें डिक्रीज भी कह रहे थे। गेन का मतलब है कि कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, नहीं, फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। बिल्कुल ठीक है जी, एक्सीलेंट, आप लोग जाग रहे हैं। फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन फेयर वैल्यू हो जाए, या हम ये भी तो कह सकते हैं फेयर वैल्यू लेस देन कैरिंग अमाउंट, ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? फेयर वैल्यू लॉस की सिचुएशन। यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा बच्चे, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए हमने सिर्फ अभी तक जो बात पढ़ी थी एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, जिसका दूसरा नाम कि सब्सिडरी ने सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू गेन या लॉस की एडजस्टमेंट अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं की हुई और एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट भी कर रहा। अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जिसे अपवर्ड फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, या मैंने इसका नाम क्या बताया आपको, फेयर वैल्यू गेन, उसके केस में हम एंट्री पोस्ट करेंगे पहली एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से। एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से एंट्री क्या होगी, एसेट को डेबिट कर देंगे और प्री एक्विजिशन रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग डेट पे हम एंट्री पोस्ट करना चाहें तो वो होगी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, जो कि क्या होगी, एक्सेस डेप्रिसिएशन की। और एसेट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज या डाउनवर्ड फेयर वैल्यू हो जाए तो इसको हम फेयर वैल्यू लॉस भी कहते हैं। तो फेयर वैल्यू लॉस की सिचुएशन के अंदर एक्विजिशन डेट में हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हमारे कम हो जाएंगे, एसेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और बचे रिपोर्टिंग डेट पे एक्सेस डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से, वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन जो कम हो रही है उससे हमारी इक्विटी का बैलेंस बढ़ जाएगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के केस के अंदर रिपोर्टिंग डेट पे एक ही एंट्री पोस्ट होनी होती है, वो होती है फेयर वैल्यू गेन के केस में एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो हम यहां पे लिखते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। और अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही हो या जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू लॉस हो रहा हो, उसके केस में भी बच्चे एक्सेस डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी और एसेट की अमाउंट डेबिट हो जाएगी, मतलब हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। एनसीआई की वर्किंग में प्रॉफिट, जो आज हमने देखा भी, एडजस्टमेंट भी की कि प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी अनएडजस्टेड में एक्सेस डेप्रिसिएशन गेन का केस है। ये कौन सा केस है, फेयर वैल्यू गेन के केस में ऐसा होगा। अगर लॉस हुआ फेयर वैल्यू तो फिर आपको पता है हमें ऐड करना होगा। क्या करना होगा, ऐड करना होगा। याद रखिएगा ये बात, फेयर वैल्यू लॉस के केस में एक्सेस डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा बच्चे, अब इसका आ गया दूसरा केस। एसेट डज नॉट एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग डेट।
एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, या सम टाइम इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर देते हैं, सब्सिडरी recognized fair value adjustment subsequently फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को सब्सिडरी ने रिकॉर्ड कर लिया अपनी किताबों के अंदर। सब्सिडरी रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट subsequently। बच्चे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसके केस में एक एक एंट्री पोस्ट होगी। तो सबसे पहला केस फर्स्ट वन फेयर वैल्यू गेन के केस में, फेयर वैल्यू गेन के केस में आपने एंट्री पोस्ट करनी है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स डेबिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्रेडिट। क्या एंट्री पोस्ट करनी है? पोस्ट टू प्री। क्या एंट्री पोस्ट करनी है? पोस्ट टू प्री। याद करना है, क्या एंट्री पोस्ट करनी है? पोस्ट टू प्री। क्या एंट्री पोस्ट करनी है? पोस्ट टू प्री। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को डेबिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को क्रेडिट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सब्सिडरी ने अगर एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया हुआ है तो आप मुझे बताएं उसने गेन एक्विजिशन डेट के बाद रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड तो पहले होना चाहिए था। तो फिर जो बाद में रिकॉर्ड किया हुआ है वो बाद वाले प्रॉफिट में से माइनस कर दें, एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड कर दें। तभी हमने पोस्ट में से डिडक्ट कर देना और ऐड कहां जाके कर देना। टोटल रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस चेंज नहीं होगा, बट पोस्ट का बैलेंस कम हो जाएगा, प्री का बैलेंस बढ़ जाएगा। टाइमिंग चेंज हो गई। वो एक्विजिशन डेट का गेन था, वो एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। कहां रिकॉर्ड कर दिया सब्सिडरी? पोस्ट में, बाद में रिकॉर्ड कर। तो हमने प्री एक्विजिशन रिजर्व में ऐड कर दिया, पोस्ट में से एक्सट्रैक्ट करके निकाल के। तो एंट्री का पोस्ट की पोस्ट टू प्री इन केस ऑफ फेयर वैल्यू गेन। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ फेयर वैल्यू लॉस व्हाट वुड बी द इफेक्ट? शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मिड ईयर में उसे डिस्पोज किया है ना हमने ऐसे। किसी भी टाइम मिड ईयर एग्जैक्ट नहीं, हम ये कह सकते हैं हाँ आफ्टर एक्विजिशन। तो वो तो पहले प्री में ऐड हुआ होगा ना? नहीं ऐड हुआ होगा, नहीं ऐड हुआ। अगर ऐड हुआ होता तो फिर पोस्ट में उसका इफेक्ट कैसे जा सकता था? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बच्चे 1 जुलाई 2023 ईयर एंड क्या होगा? 30 जून 2024। मैं कह देता हूं ये डेट है एक्विजिशन डेट। इस डेट पे एक एसेट मौजूद है जिसकी वैल्यू है 100। इसकी वैल्यू क्या मौजूद है? 100। यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा, अगर इस दिन देखा जाए तो इसकी फेयर वैल्यू बन रही थी 200। ऐसा ही हुआ। 31 मार्च को सब्सिडरी ने ये एसेट बेच दिया। 31 मार्च 2024 को ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल कर दिया। और सेल कितने में किया? 250 रुपए में। अब अगर इसने 250 में सेल किया तो इसने क्या एंट्री पोस्ट की? इसने एंट्री पोस्ट की कि इसके बैंक में पैसे रिसीव हो गए 250 रुपए। इसने एसेट का नाम लिख देता हूं, एसेट को क्रेडिट किया 100 से और 150 रुपए से इसने अपना गेन रिकॉर्ड कर दिया। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि एसेट तो अपनी कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ था। हमने कहा नहीं, आपने गलत किया, ये 150 का पूरा गेन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसमें से जो 100 का गेन है वो तो एक्विजिशन डेट का, तो आप ऐसा करें एक्विजिशन डेट पे वो गेन रिकॉर्ड करें। अच्छा, अगर एक्विजिशन डेट पे गेन रिकॉर्ड कर दिया फिर एंट्री ये नहीं होनी थी,
फिर एंट्री ये होनी थी कि बैंक को डेबिट करना था 250 से, एसेट को क्रेडिट करना था 200 से, क्योंकि एसेट कितने पे रिपोर्ट हो चुका हुआ, फेयर वैल्यू पे आ गया हुआ। अब गेन रिकॉर्ड होना था कितने से बच्चे, 50 रुपीज से गेन रिकॉर्ड होना था। हमने इस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन से एंट्री पोस्ट की, क्या हमने ये पोस्ट है, पोस्ट में से बैलेंस निकाल दिया और किस में रिकॉर्ड कर दिया, प्री में। तो हम ये एंट्री पोस्ट इस सिचुएशन में करते। अगर तो ये काम हो चुका हुआ है, सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज हो चुका हुआ है, तो फिर वो बात कुछ और बनती है, ठीक है। एक्विजिशन डेट पर सॉरी रिकॉर्ड हो चुका हुआ, अगर सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड हो जाए या एसेट ही डिस्पोज ऑफ हो जाए, एसेट रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो फिर हम एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, फेयर वैल्यू गेन की सूरत में प्री एक्विजिशन रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, पोस्ट को डेबिट करते हैं। तो याद रखेंगे पोस्ट टू प्री क्या है, पोस्ट टू प्री। अच्छा, एंट्री याद रखने के लिए ये देख लें कितना आसान सा वर्ड है, क्या बोला, पोस्ट टू प्री। किस केस में, फेयर वैल्यू गेन के केस में। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, सबको समझा पाए हो। अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड अगर फेयर वैल्यू लॉस हो फिर क्या एंट्री पोस्ट होगी, शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स टू पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स टू पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। ये किस केस में, फेयर वैल्यू लॉस के केस में। इसके केस में डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री आपने पोस्ट नहीं करनी, वो ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगा। प्री एक्विजिशन रिजर्व डेबिट और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट। इसी एग्जांपल को इसके लॉस की केस हो जाएगा ना, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हाँ वो लॉस होगा, लॉस हम गेन की जगह लॉस 150 का होता, लॉस डेबिट में आ जाएगा। 150 का नहीं हो सकता, मैक्सिमम जो है वो हम ये तो नहीं कह सकते ना, ये 50 रुपए भी पकड़ो हमारा एसेट भी ले जाओ, तो वो नॉर्मली ऐसा होता नहीं। हाँ वो ये हो सकता है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रैप वैल्यू 0 होती है, बल्कि हमें उन्हें डिसमेंटल करते हुए कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, वो एक और चीज है, वो एक और केस है, उसकी डिस्कशन हम करेंगे IAS 37 में जाकर। बच्चे इधर मेरे साथ बात करो, अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, कोई बात नहीं समझा पाया, मेरे से पूछो, आपस में बात करोगे तो जो मैं अब समझा रहा हूं वो भी नहीं समझ में आएगा बात में, क्योंकि ये हर बात ही जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर नहीं समझ में आई कोई बात, कॉन्फिडेंस के साथ पूछो, बिल्कुल भी मैं हेजिटेट नहीं करूंगा आपको समझाते हुए किसी भी तरह से इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपस में डिस्कस करोगे वक्त जाया हो जाएगा। जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन? इन केस ऑफ फेयर वैल्यू गेन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, पोस्ट टू प्री। फेयर वैल्यू गेन में पोस्ट टू प्री। खुदा का खौफ खाएं, अभी मेरी मौजूदगी में 5 मिनट भी नहीं हुए, एंट्री बदल दी आपने। लोग पार्टी बदलते हैं, आपने एंट्री बदल दी जी। अगेन फेयर वैल्यू गेन के केस में हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, पोस्ट टू प्री, पोस्ट टू प्री। इन केस ऑफ फेयर वैल्यू लॉस, प्री टू पोस्ट। इन केस ऑफ फेयर वैल्यू लॉस, प्री टू पोस्ट। क्लियर है बच्चे? पहली क्या एंट्री हुई फेयर वैल्यू गेन के केस में, पोस्ट टू प्री, पोस्ट में से एक्सट्रैक्ट करके प्री में हमने ट्रांसफर करना। और लॉस के केस में, लॉस में हमने वो लॉस निकालना है पोस्ट में से। जब लॉस निकालेंगे पोस्ट में से तो इक्विटी का बैलेंस तो बढ़ जाएगा और प्री का बैलेंस कम हो जाएगा, तो प्री को डेबिट कर दिया, पोस्ट को क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गया। और इसमें डेप्रिसिएशन मैंने बोला ऑटोमेटिकली ऑफसेट हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? सब बातें क्लियर? अब जरा ये कॉन्सेप्ट पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। करें जी सवाल। बच्चे मैंने अभी समझाया, अभी मैं दोबारा से समझा देता हूं। एक बात आप अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, आपको बात क्लियर हो जाएगी। बच्चे हमारे पास है एक डेट, एक्विजिशन डेट। आपको शायद याद होगा, आप लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ते थे और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जब हम
जो प्रॉफिट है ना वो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, जिस पीरियड का बनता है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बेसिकली गेन जिस हिस्से का जिस टाइम का है उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो दूसरे टाइम पे जाके रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर दूसरे टाइम पे जाके रिकॉर्ड होगा तो उससे दो चीजें खराब हो जाएंगी। एक चीज खराब होगी इक्विटी का बैलेंस, और दूसरे नंबर पे गुडविल खराब हो जाएगी। तो हमें सही टाइम पे रिकॉर्ड करना है। अब उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाने लगा हूं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेता हूं, ताकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बात नहीं समझ में, शुरू से बात समझा दूं, फिर उसके बाद जब सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जी बच्चे, एक्सपेंस होता है ना, वो उसके लिए ये प्रॉब्लम हुई कि हमने एसेट की जो वैल्यू थी वो जिस पीरियड में जो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो नहीं की। जब वो सही रिकॉर्ड की हुई होती या तो एक्सपेंस ज्यादा होता या एक्सपेंस कम होता। अब हमें पता चला हाँ डिस्पोजल हमने की है, लेकिन जो डिस्पोजल की जिस एसेट की, उस एसेट की वैल्यूएशन सही नहीं थी। वो स्टैंडर्ड के मुताबिक जैसे होनी चाहिए थी जिस डेट पे, वो वही डेट पे वही रखनी चाहिए थी। वो तो हमने या तो ज्यादा रखी हुई है या कम रखी हुई है, तो वो हमने ठीक कर लिया। और वो ठीक किस डेट पे लाके की जाएगी? एक्विजिशन डेट पे। तो वो हम ये देख रहे हैं कि एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू गेन या लॉस अगर है तो वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड हो, बाद में रिकॉर्ड ना हो। उसकी मैं एक एग्जांपल बना के समझाता हूं, पहले समझ लें फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है, मैं उसको किसी और वे में समझाने की फिर कोशिश करूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे? लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं एक्विजिशन डेट ये है 1 जनवरी 2024, 23 कर देते हैं जी, 24 की डेट तो भी आई नहीं, और 31 दिसंबर 23। बात क्लियर है जी? एक्विजिशन डेट इसी को ही मैंने बोल दिया 1 जनवरी 2023, और ये डेट है हमारी रिपोर्टिंग डेट। अच्छा बच्चे, हमारे पास मौजूद है इन्वेंट्री। क्लियर हो गया? इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट मौजूद है, या इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट है 100, जबकि हमें लग रहा है कि इस इन्वेंट्री की जो फेयर वैल्यू है वो 100 नहीं है। हमने फेयर वैल्यूएशन की तो पता चला इस इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू आ रही है 150। कितनी फेयर वैल्यू बन रही है? 150। अभी के उसूल के मुताबिक क्या इस गेन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने से गेन हुआ? 50 से। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर गेन रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आप मुझे बताएं क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? अपनी इन्वेंट्री को 100 रुपए से बढ़ा के कितने पे लेके आएंगे? 150। तो इन्वेंट्री को कितने से डेबिट किया? क्योंकि 100 से तो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, रिकॉर्डेड है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ी है ना। अच्छा, अब दूसरा इफेक्ट हमें कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसका? क्योंकि अगर हमें गेन होगा तो उसकी सूरत में क्या होगा? इक्विटी का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। तो हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी प्री एक्विजिशन रिजर्व। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, हम कहते हैं लेट्स सपोज 30 जून 2023 पे ये इन्वेंट्री डिस्पोज ऑफ हो गई, बेच दी गई, इसकी डिस्पोजल हो गई, इसको बेच दिया गया और बेचा गया 200। अब आप मुझे बताएं इसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी? हम करेंगे बैंक डेबिट कर देंगे। अभी मैं एंट्री पोस्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब हम इन्वेंट्री की बजाय सेल लिखते हैं ना। बैंक कितने से? 200 से। सेल कितने से? 200 से। अगर मैं इन्वेंट्री को डीरेकॉग्नाइज करूं समझाने के लिए, तो मैं कहूंगा इन्वेंट्री मेरी कितने से खत्म हुई है? 150 से। पैसे मेरे पास कितने आए थे? 200 रुपए। अब मुझे गेन कितने का हुआ? 50 का। ऐसा ही हुआ ना? गेन कितने का हो गया? 50 का। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये तब है जब मैंने टाइमली एंट्री पोस्ट कर दी थी। अच्छा, अब मैं दूसरा केस जानबूझ के मैं ये सेकंड वाली बाद में कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये मैं बाद में समझाता तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी। अब देखें, अगर ये हमने एंट्री पोस्ट ही नहीं की, ये एंट्री पोस्ट ही नहीं की,
अब आप मुझे बताइएगा डिस्पोजल के टाइम पे हमारी क्या एंट्री बनी थी, बैंक में कितने पैसे रिपोर्ट होने थे, 200 ही, लेकिन हमारी इन्वेंट्री कितने से डी रिकॉग्नाइज होनी थी और गेन हमारा कितने से रिकॉर्ड होना था, कितने से बचे, 100 से के 50 से, 100 से, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट। अब आपने बात पिक कर ली। अब आप मुझे ये बताइएगा ये गेन जो मैंने 100 का रिकॉर्ड किया हुआ है इसमें से तो 50 रुपए का एक ऐसा गेन है जो कि वाकई पोस्ट में ही रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन 50 का एक ऐसा गेन है जो कि कहां रिकॉर्ड होना चाहिए था, प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग में। इसका तो ये हिस्सा ये टाइम बनता ही नहीं है। हमने क्या किया, इस गेन को यहां से खत्म कर दिया, हमने इस गेन को यहां से 50 रुपए रहने दिया, बाकी 50 को यहां से पकड़ा और कहां ट्रांसफर कर दिया, प्री में, क्योंकि ये गेन तो है लेकिन ये गेन पोस्ट के पीरियड का नहीं है, किस पीरियड का, प्री का। और क्या हमने यहां पे कोई एंट्री पोस्ट की हुई है, यहां पे तो हमने कोई एंट्री पोस्ट नहीं की। अब अगर हमने कोई एंट्री पोस्ट नहीं की, ये ट्रांसफर हो रहा है 50 रुपए का, कहां पे, ये ट्रांसफर हो चुका हुआ है पोस्ट में, हमें पोस्ट में नहीं रहने देना, कहां ट्रांसफर करना है, तो फिर हम एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, पोस्ट को डेबिट कर देंगे और प्री को बच्चे क्रेडिट कर देंगे। हम गेन खत्म नहीं कर रहे, गेन इन अ नटशेल उतना ही रहा, लेकिन उसको यहां पे 50 का गेन यहां पे रिपोर्ट हुआ, 50 का गेन यहां पे रिपोर्ट हुआ, टोटल गेन कितना हुआ, 100, ऐसा ही हुआ ना। तो यहां पे भी गेन टोटल कितना बन रहा है, 100, लेकिन फर्क क्या हुआ, वहां पे 50 का प्री में था, 50 का पोस्ट में था, यहां पे सारे पोस्ट में चला गया। हमने सिर्फ उसको डिफर किया टाइमिंग के लिहाज से कि भाई 50 का प्री में लेके जाओ, 50 का पोस्ट में लेके जाओ, सारे ही सारा 100 रुपए का पोस्ट में मत रिकॉर्ड करो। क्यों, जब मैं मिसाल के तौर पे मैं अपना मोबाइल फोन सेल करने लगा हूं किसी भी पर्सन को, या कोई भी कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है या एसेट्स खरीदती है, बेसिकली शेयर्स नेट एसेट्स खरीद रही, क्या वो नहीं चाहेगी कि उस टाइम की फेयर वैल्यू के बराबर मुझे पैसे मिले, उसकी तो यही ख्वाहिश होगी ना। तो फिर उस टाइम पे एसेट्स की फेयर वैल्यूएशन की जाएगी और फेयर वैल्यूएशन के बदले में वो आपसे पेमेंट रिसीव करेगा। अगर आप एसेट खरीद रहे हैं या आपके एसेट्स हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मुझे उसकी फेयर वैल्यू के बराबर पैसे मिले। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। जी बच्चे, कुछ हद तक बात समझ में आई है? चले, लॉस रिवर्स हो जाएगा ना, एंट्री चेंज हो गई ना उसकी, लॉस रिवर्स हो जाएगा। अभी कंफ्यूज ना करो, अपनी जिंदगी को आसान रखो। लॉस रिवर्स हो जाएगा, दो चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, दो चीजें मिक्सअप होंगी, बात समझो। कंसोलिडेशन में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी अभी, सॉरी मैंने एग्जाम्पल ही ओपन गलत कर ली जी। ये क्वेश्चन हमने करना है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल 30 है बच्चे। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या, अब इधर कंसंट्रेट करना है आप लोगों ने। बच्चे, बनाना क्या, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ किस डेट पे, 31 दिसंबर 2018। स्टार्ट करते हैं बच्चे। समराइज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनीज की, ग्रुप की 31 दिसंबर 2018, जो कि क्या, कौन सी डेट बन जाती है, रिपोर्टिंग डेट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सी आइटम्स हैं, लाइक क्या कर देंगे, ऐड। इन्वेस्टमेंट एफएल की एट कॉस्ट। बच्चे, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 27,000, नॉक ऑफ करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। अगेंस्ट द नेट एसेट्स किसके, किस डेट पे, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगली बात मुझे बताइएगा, करंट एसेट लाइक आइटम्स ऐड कर देंगे। शेयर कैपिटल किसका रिपोर्ट होगा, अच्छा रिटेन अर्निंग के लिए, और एनसीआई का अकाउंट बन जाएगा। करंट लायबिलिटीज लाइक आइटम्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने वाले, बीएल एक्वायर्ड, कौन एक्वायरर हुआ, बीएल। अच्छा, कितने परसेंट एक्वायर कर रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर इन एफएल, डेट 1 जनवरी 2018, ये कौन सी डेट है, व्हेन एफएल हैड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये किसका बैलेंस है,
शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। सब्सिडरी ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अब आप देख लें दूसरी बात है, सब्सिडरी हैज नॉट इनकॉर्पोरेट द फेयर वैल्यू इन इट्स सेपरेट बुक्स एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आइडेंटिफाइड बाय पेरेंट कंपनी। इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जैसे कल हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी ना, सब्सिडरी हैज नॉट येट इनकॉर्पोरेट द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सब्सीक्वेंटली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को सब्सिडरी ने अपनी किताबों में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। एक्विजिशन डेट पे अब देखें इंफॉर्मेशन क्या, पर्टिकुलर्स, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू और आगे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट ऑन रिपोर्टिंग डेट। मैंने आपको बताया था ना एडजस्टमेंट के दो मुख्तलिफ नाम है, एक एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट आता है और एक ये एसेट सब्सिडरी ने रिकॉर्ड कर ली एडजस्टमेंट या ना की। अच्छा देखें, अब दो केसेस बता दिए, एक में बोला यस, एक में बोला नो, तो दोनों इफेक्ट आ गए। क्लियर हो गया ना, एक में बोला यस, हाँ एसेट रिपोर्टिंग डेट में एग्जिस्ट करता है, और एक में बोला एसेट रिपोर्टिंग डेट में एग्जिस्ट। तो हमें देखना है लैंड के केस में, लैंड वैसे भी नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। कैरिंग वैल्यू कितनी है और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, गेन, कितने से, कोई दिक्कत। ऑन द अदर हैंड अब आप मुझे बताइएगा कैरिंग अमाउंट कितनी है और 4500 क्या है जी। अब आपकी बात पूरी हो गई है, क्या आ गया, लॉस, कितने से, 1500 रुपए से लॉस आ गया। अब आप मुझे बताइएगा इस ये नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसकी भी एक एंट्री, इसकी भी एक एंट्री, इसकी क्या होगी एंट्री, नहीं एसेट एग्जिस्ट करता है, शाबाश। प्री एक्विजिशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद है, बिका नहीं हुआ। अगर एसेट बिक चुका हो ना तो फिर हम ये एंट्री पोस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट तो है ही नहीं, किसको डेबिट करें या किसको क्रेडिट करें, फिर हमारे पास यही सॉल्यूशन रहता है। ठीक होगी बच्चे बात। अच्छा अब दूसरा एसेट एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉस है, क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, प्री टू पोस्ट, शाबाश, एक्सीलेंट, बात क्लियर है। करें जी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। वो कहता है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स यूज कीजिएगा गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट नहीं। अच्छा 20% गुडविल क्या हो जाएगी, इंपेयर टू डेट, ये एडजस्टमेंट आ गई। अभी तक दो ही एडजस्टमेंट पड़ी हुई है ना, तो इसमें दोनों एडजस्टमेंट फुल फ्लेज मौजूद है। इसके साथ लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर सवाल के साथ नहीं, क्योंकि जब शुरू में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मैं बताता जाऊंगा, ताकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे लास्ट मंथ्स में आपको पता हो किस सवाल को मुझे अगेन एंड अगेन करना है। हर सवाल नहीं करने का टाइम होगा उस वक्त। Consolidated statement of financial position। आपको पता है हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, ये बनेगी एज एट और दिसंबर 31 2018। इंफॉर्मेशन बच्चे किस में मौजूद है, रुपीस में। सबसे पहले बच्चे एसेट्स, अच्छा बच्चे एब्रीविएशन फेस पे आपने यूज नहीं करना। 86,000 प्लस 24,500, एक लाइन स्किप करके गुडविल, गुडविल की बच्चे कौन सी वर्किंग होगी, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे करंट एसेट, जी बच्चे इसके बाद टोटल कीजिएगा, ये टोटल एसेट्स हो जाएगा।
देन बचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चे सबसे पहले किसका बैलेंस लिखा जाएगा? शेयर कैपिटल बच्चे किसका बैलेंस रिपोर्ट होता है? पेरेंट का। शाबाश, 100,000। देन बच्चे सीआरई वर्किंग नंबर, शाबाश। उसके बाद बच्चे एनसीआई, एनसीआई की वर्किंग नंबर। उसके बाद बच्चे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की 11,000 प्लस 8,000, और इसी तरह से करंट एसेट्स की 20,000 प्लस 10,000। बच्चे फॉर्मेट हम कंप्लीट बना चुके हुए हैं। अब हमें 1 बाय 1 वर्किंग करनी है और उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बच्चे सबसे पहली वर्किंग से बात को शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 1, बच्चे सब्सिडरी का नाम है एफएल, सॉरी यहाँ पे मैंने बीएल लिखना था, एफएल लिख दिया, बीएल ग्रुप था ये, तो आप भी ठीक कर लीजिएगा बच्चे। अच्छा बच्चे, एफएल, बीएल ने एफएल को कितने परसेंट एक्वायर किया? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चे कितने परसेंट बीएल कंट्रोल नहीं कर रहा? ये किसका पोर्शन है? एक्विजिशन डेट, बिल्कुल ठीक हो गया, 1 जनवरी 20, और बच्चे पीरियड 1 ईयर हो गया। बताइएगा वर्किंग नंबर 1 में कोई दिक्कत? सबको समझ में आई? अब वर्किंग नंबर 2 हमारी पैरेलल बनेगी वर्किंग नंबर 3 के साथ। वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की, सीओसी की, और वर्किंग नंबर 3 थोड़ा सा मैं मार्जिन दे रहा हूं क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस भी है, एनसीआई। अच्छा बच्चे, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर मैंने हाईलाइट भी की थी। कितनी अमाउंट है? 27,000। देखें, मैं पिक करके भी बता देता हूं। ये है 27,000 की फिगर, ये मैंने लिख ली 27,000। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब हमें 1 बाय 1 फिगर लिखनी है। शेयर कैपिटल, और बच्चे शेयर कैपिटल एनसीआई में भी आ जाना। देखिएगा शेयर कैपिटल की फिगर कितनी है सब्सिडरी के? 20,000 है ना, ये देखे मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अच्छा बच्चे, अब 20,000 का 80% कितनी फिगर? 16,000 सीओसी में, और 20,000 का 20% 4,000 एनसीआई के अकाउंट। कोई दिक्कत? आगे शेयर प्रीमियम भी नहीं है, कोई और रिजर्व भी नहीं है। अब हम इससे आगे वर्किंग नहीं कर सकते जब तक कि हम किसकी वर्किंग ना कर ले? रिजर्व्स की वर्किंग ना कर ले। तो स्टार्ट करने लगा हूं बच्चे वर्किंग नंबर 4, रिजर्व्स की वर्किंग। रिजर्व्स की वर्किंग के लिए बच्चे हमें प्री और पोस्ट का बैलेंस लिखना है। प्री और पोस्ट का, ठीक हो गया बच्चे? अच्छा बच्चे, अब जरा स्टार्ट करते हैं टोटल रिजर्व्स की फिगर। टोटल रिजर्व्स की कितनी फिगर है? 6,500। यही फिगर है ना बच्चे? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे, 6,500 है ये टोटल। प्री एक्विजिशन 6,000 के बच्चे प्री एक्विजिशन रिजर्व, और 6,500 में से अगर 6,000 माइनस कर दिया जाए तो पोस्ट कितना होगा? अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आ गया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का।
फेयर वैल्यू गेन, ये किसके केस में है बच्चे? लैंड के केस में। कितनी अमाउंट है? 12,000 का फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, 2,000 का फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, आपने क्या यूज करना है, फेयर वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करनी है आपने। अगर पॉजिटिव में होगा तो गेन होगा, नेगेटिव में होगा तो लॉस आ जाएगा। आपने फॉर्मूला हमेशा यही यूज कर, गलती नहीं होगी फिर आपसे। जी बच्चे, फिगर होगी 2000 का गेन, पूरी एंट्री बताइएगा, एसेट डेबिट और प्री एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट। तो बच्चे ये हम इसका इफेक्ट भी यहाँ पे रिकॉर्ड करने लगे हैं, प्लस करेंगे 2000, पूरी एंट्री पोस्ट हो गई, एसेट डेबिट भी हो गया, प्री एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट भी हो गया। आपने इसी पैटर्न पे वर्किंग करनी है, मैंने कल भी बताया था। इसके बाद आ गया बच्चे फेयर वैल्यू लॉस, किसके केस में हो रहा है बच्चे? इन्वेंट्री के केस में। और इसके केस में आपको पता है दोनों इफेक्ट प्री और पोस्ट के दरमियान में ही होना। लॉस हो रहा है तो पहले वर्किंग कर लेते हैं। देखिए, फेयर वैल्यू 4500, कैरिंग अमाउंट 6,000 रुपए, यही है ना बच्चे? 1500 नेगेटिव में आ गया ना आंसर, तो लॉस हो गया। हमने एंट्री क्या पोस्ट करनी है? प्री टू पोस्ट। पोस्ट में पॉजिटिव में फिगर आएगी, नेट करें टोटल करें तो जीरो बैलेंस, एक में नेगेटिव होगा और एक में पॉजिटिव, दोनों को सम करेंगे तो आंसर क्या होगा? नेट ऑफ जीरो। बात क्लियर हो रही है ना? इसके अलावा तो कोई और एडजस्टमेंट नहीं है जो यहां पे रिकॉर्ड होनी है। एक एडजस्टमेंट वो इंपेयरमेंट लॉस की, लेकिन वो डायरेक्ट इंपैक्ट लेना हमने सीआरई में, यहां पे नहीं आएगा। टोटल कर लीजिएगा बच्चे अब इसका 6500, 2000। अच्छा बच्चे, अब सीओसी में भी और सीआरई 80% और एनसीआई 20%। 5200 13 ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं फिगर्स लिखने लूं। सॉरी बच्चे, दोबारा बताइएगा। फेयर वैल्यू गेन की, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। लैंड के केस में तब हो रहा था बच्चे कि लैंड के केस में तो हमारा एसेट एग्जिस्ट करता है, वो बिका तो नहीं है। अच्छा बच्चे, हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। प्री एक्विजिशन रिजर्व, बच्चे प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस है 5200 और यहाँ पे प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस है 1300। अच्छा बच्चे, गुडविल का मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड, तो हम यहाँ पे पोस्ट भी लिख सकते हैं 400। अब हम जरा इसका बैलेंस गुडविल की कैलकुलेशन कर लीजिए, बैलेंसिंग फिगर 5800 जी। और साथ ही बच्चे इंपेयरमेंट लॉस की वर्किंग भी कर लें। गुडविल की फिगर है 5800, इसमें से माइनस कर दें इंपेयरमेंट लॉस 1160 एट द रेट ऑफ 20%। 4640 ये गुडविल होगी एट रिपोर्टिंग डेट। और सबसे लास्ट पर बच्चे हमारी वर्किंग नंबर 5 है, वो भी हम साथ ही कर लेते हैं बच्चे, सीआरई की वर्किंग। ये सीआरई की वर्किंग है बच्चे। सीआरई की वर्किंग करते हुए मुझे बताइएगा पेरेंट की रिटेन अर्निंग का बैलेंस 22,000। ये देखें, ये रेफर भी कर देते हैं, ये है 22,000 का बैलेंस।
तो आपको इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ, क्या बैलेंस होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, पेरेंट की कंप्लीट रिटेन्ड अर्निंग प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्लस माइनस एडजस्टमेंट। अच्छा बच्चे नेक्स्ट जी, पोस्ट का बैलेंस इसमें ऐड करना है 1600, ऐसा ही है। अब इम्पेयरमेंट लॉस यहां से माइनस होगा, पूरे का पूरा माइनस होगा, एनसीआई को चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनेट मेथड है। तो बचे 1160 कैरिड डाउन बैलेंस है। और बचे एनसीआई का बैलेंस भी अब हम टोटल कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया, अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए। अब वन बाय वन वहां पे फिगर्स प्लेस करके इसका टोटल कर लेते हैं। जी बच्चे टोटल कीजिएगा। 4640 जी बच्चे बात क्लियर हो गई। अगर आप डबल एंट्री पूरी पोस्ट करेंगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मुश्किल नहीं रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। बच्चे ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 31 में असाइन कर रहा हूं। मैं एक दफा देख लूं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है बच्चे। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है। अभी तक हम जितना पढ़ चुके हुए हैं वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम अगली बात की तरफ आ रहे हैं। ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पोस्ट एक्विजिशन के लिए हमें सम टाइम कुछ वर्किंग करनी पड़ जाती है मिड ईयर एक्विजिशन के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी एक से दो क्वेश्चंस में देख चुके हुए, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल बात नहीं है। हम मिड ईयर एक्विजिशन में हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ एडिशनल काम करना होता है, वहां पे जाके समझेंगे ये बात। ठीक है जी बच्चों। फिफ्थ टॉपिक के बाद दोबारा फोर्थ पे आऊंगा, क्योंकि फोर्थ का हमारा एक पेज रहता है पूरा पढ़ने वाला। वो सिर्फ कि एक दफा हमें अच्छे तरीके से कैलकुलेशन समझ में आ जाए, फिर हम वो पेज पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करें जी बच्चे। कोई सवाल तो नहीं पूछना आप लोगों ने? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ये क्वेश्चन मौजूद है आपके सामने, इसमें दोनों स्टेटमेंट्स हमें बनानी है, ना सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बल्कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनानी है। तो देखिएगा बच्चे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रीपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और जून 30, 2022 पे बनानी है, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर देन एंडेड, उसी डेट पे आपने ये भी बनानी है। मिड ईयर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें अच्छे से समझेंगे। सना लिमिटेड ने एक्वायर किया 75%,
कंट्रोल कितने परसेंट आया? आमना लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2021, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2021 और रिपोर्टिंग डेट है हमारी 30 जून 2022। इसका मतलब पूरा साल नहीं बन रहा। अब क्या नहीं बन रहा? पूरा साल नहीं बन रहा। ठीक हो गया जी बच्चे? अब वो कितना पीरियड बन रहा है अगर हम देखें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद अगले 6 माह, 9 मंथ्स पीरियड बन रहा है जी ये टोटल। अब हमें इसमें क्या एक्टिविटी यहां पे आके एडजस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है वो मैं समझाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैटर ये करता है कि हमें क्वेश्चन उसने कैसा दिया है। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये हमारे लिए जिंदगी आसान है। मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में हमें ऐसे नहीं देता वो, कि आप ये समझ लें कि वो एग्जाम में हमें कैलकुलेशन करके दे देता है। नहीं, एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देता है, तो फिर हमारे लिए उसको सॉल्व करना एक स्टेप बढ़ जाएगा हमारे लिए। अच्छा बच्चे, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होगा? लाइक आइटम ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इलिमिनेट, किसके अगेंस्ट? किसके? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर कितनी गिवन है? 530। अच्छा बच्चे, करंट एसेट लाइक आइटम्स ऐड करेंगे। इक्विटी, शेयर कैपिटल जस्ट किसका रिपोर्ट होगा? शाबाश। और रिटेन अर्निंग के लिए और एनसीआई। उसके बाद बच्चे लायबिलिटीज लाइक आइटम्स ऐड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, आप देखें पेरेंट की ये स्टेटमेंट है। पेरेंट की स्टेटमेंट में जुलाई का बैलेंस भी है, अक्टूबर का। पेरेंट की तो हमें टोटल लेनी है, बट सब्सिडरी की हमें टोटल नहीं लेनी, पोस्ट वाले हिस्से की कंसीडर करनी है, प्री वाले हिस्से की हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? तो हमने सिर्फ कौन सी कंसीडर करनी है? पोस्ट पीरियड की। इसी तरह से ये भी टोटल कंसीडर करेंगे और ये सिर्फ पोस्ट के पीरियड। हर स्टेटमेंट के साथ हमें ऐसा ही करना है, हर आइटम के साथ हमें ऐसा ही करना है। इस स्टेटमेंट में कंप्लीट जितनी भी लाइक आइटम्स मौजूद है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किस पर मेजर किया जा रहा है? किस डेट पे? जिसको डिटरमिन कर दिया गया। कितनी वैल्यू है इसकी? क्वेश्चन सॉल्व करें और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है इसका। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और उसके बाद बच्चे एज एट जून 30, 2022 इंफॉर्मेशन रुपीज इन मिलियन में। बच्चे सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स के बाद बच्चे नॉन करंट एसेट्स। बच्चे सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 500 प्लस 600। इसके बाद बच्चे गुडविल की फिगर, गुडविल की वर्किंग नंबर 2। उसके बाद बच्चे करंट एसेट्स, करंट एसेट 280 प्लस 410। इसका टोटल कीजिएगा बच्चे, टोटल एसेट्स। नेक्स्ट वीक में हमारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अभी तो बेसिक एग्जाम्पल कर रहे हैं, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट जब हम करेंगे इंट्रा ग्रुप बैलेंस की एलिमिनेशन, फिर हमारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चे इक्विटी एंड
लायबिलिटीज। सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जस्ट किसका रिपोर्ट करना है बच्चे? 800। इसके बाद बच्चे हम वर्किंग करेंगे सीआरई की, वर्किंग नंबर 5। उसके बाद बच्चे एनसीआई की वर्किंग नंबर। उसके बाद बच्चे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के लिए बच्चे बैलेंस 250 प्लस करना है बच्चे 230 और टोटल बच्चे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक हो गया जी बच्चे। इसके बाद बच्चे साथ ही साथ हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी फॉर्मेट बना लेना, तो मैं उसके साथ ही बना देता हूं। एसएल ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम for the year ended June 30, 2022। इंफॉर्मेशन बच्चे हमारे पास मौजूद है रुपीज इन मिलियन में। बच्चे सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू की फिगर। अब देखें रेवेन्यू की फिगर है 370 प्लस 1108 प्लस 900। एक्सीलेंट जी बच्चे। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स जी बच्चे 250 प्लस 740 प्लस 725। उसके बाद बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एक एक लाइन स्किप करके लिखना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसके बाद बच्चे जी बच्चे, इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर है। एक से दो लाइनें स्किप करते हैं लाजमी, क्योंकि हमें पता नहीं है परचेज बार्गेन ना आ जाए। बार्गेन परचेज आ गया तो फिर हमें लाइन आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी एक, तो बार्गेन परचेज के लिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, मुझे पता नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स की फिगर जी बच्चे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंसिंग फिगर होगी हमारी, और देन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और सबसे लास्ट पे बच्चे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जी प्रॉफिट एट्रीब्यूशन की बाद में वर्किंग करते हैं। जी बच्चे, ये हमारे सामने फॉर्मेट बन गए। अब हम स्टार्ट करें वन बाय वन वर्किंग करना। जी बच्चे, हमारी वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले बच्चे ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर में बच्चे एसएल और दूसरा एएल।
एसएल ने कितने परसेंट एएल को एक्वायर किया? 75%। कितने परसेंट एसएल कंट्रोल नहीं करता एएल को? तो वो पोर्शन क्या कहलाएगा? एनसीआई। एक्विजिशन डेट बिल्कुल ठीक हो गया जी, 1 अक्टूबर 21, और ये 9 मंथ मुद्दत बन रही है जिसके लिए हमने कंसोलिडेशन बनानी है। अच्छा बच्चा, वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 हमारी वर्किंग होगी सीओसी की, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। इसी के साथ बच्चे हमें पैरेलल वर्किंग करनी है, वर्किंग नंबर 3। वो हमारी होगी वर्किंग एनसीआई की वर्किंग। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ये हमारे सामने बिल्कुल फिगर मौजूद है, हमने इसको पहले भी हाईलाइट किया हुआ है। 530 है ये, रुपीज इन मिलियन में ही हम वर्किंग भी कर रहे हैं। शेयर कैपिटल यहाँ पे भी लिखेंगे, शेयर कैपिटल एनसीआई में भी बच्चे लिखेंगे। जी बच्चे शेयर कैपिटल की फिगर बच्चे 500 है। जी बच्चे 500 का कितने परसेंट? 75%। तो कितनी? 375। और शेयर कैपिटल बच्चे यहाँ पे 125। कोई दिक्कत? अगर शेयर प्रीमियम भी होता तो वो भी ऐसे ही करना था, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी होता तो उसे भी ऐसे ही करना था। बात समझ आ गई है ना? अब इसके बाद हमें वर्किंग करनी होगी वर्किंग नंबर 4। इसके लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम प्री और सेकंड वन कॉलम। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं प्री के लिए। सबसे पहले हमें देखना है टोटल रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना मौजूद है। कितना है बच्चे? अब तवज्जो से, अब आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना बैलेंस है बच्चे? कितना बैलेंस है? अब यहाँ पे आपने 280 रिटेन टोटल रिजर्व का या रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिख लिया, 280। अब हमारे पास पोस्ट का बैलेंस नहीं है, हमें प्री का बैलेंस फाइंड करना है। मुश्किल हो जाएगा, हमें पोस्ट इस सवाल में आसानी से मिल जाएगा। वो कैसे? देखिएगा ये पोस्ट है ना पीरियड, और ये उसका बैलेंस है। बात समझ में आ गई है? हमें कौन सा बैलेंस पिक करना है? अब पोस्ट का। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी? प्री। या दूसरा काम हमें ये करना पड़ेगा कि आप एक काम करें कि ये जो बैलेंस है पहले 280 में से ये टोटल माइनस कर दें, या 280 में से 59 माइनस करें। तो जो बैलेंस आए वो प्री का पहले वो लिखें, वही काम ही है। तो बच्चे हम यहाँ पे 59 का बैलेंस यहाँ पे रिपोर्ट करने लगे। 59 ये है हमारा पोस्ट का बैलेंस। अब बताइएगा इसमें से 59 221 प्री का बैलेंस हो गया। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत तो नहीं है? एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं, यहीं पे इसको क्लोज कर देना। अब ये सीओसी और सीआरई ये 75% होगा और एनसीआई में 25% है। 165.75 55.25 44.25 14.75। बातें क्लियर हो रही हैं? कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चे। प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस इसका बच्चे जी बच्चे ये हो चुका। अच्छा बच्चे अब जरा जी बच्चे हम वर्किंग करेंगे इसका टोटल और इसका भी टोटल। ये बैलेंसिंग फिगर हमारी गुडविल की फिगर होगी। बार्गेन परचेज आ गया जी, 10.75 बार्गेन परचेज आ गया जी।
10.75 कंफर्म कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। यही कहा था ना स्टैंडर्ड ने, कंफर्म करनी है कैलकुलेशन। आपने कॉस्ट की फिगर देख लेनी है, आपने नेट एसेट्स की फिगर और उसकी जो फेयर वैल्यूएशन डिटरमिन की हुई। सुरेश साहब जी, बच्चे आंसर ना देखे अभी आप। हो सकता है ना एनसीआई की कैलकुलेशन तो हमने की ही नहीं है, हो सकता है एनसीआई की गुडविल कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि हमने ये 6 पॉसिबिलिटीज बनाई हुई है इसकी, अगर आपको याद होगा। तो बच्चे अब हम इससे आगे एनसीआई के लिए वर्किंग करने वाले। तो बच्चे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अच्छा बच्चे, एनसीआई की फेयर वैल्यू उसने खुद बताई हुई है। अब इसमें से माइनस कर दें 125 प्लस 55.25 180.25 ये बच्चे एनसीआई की गुडविल कैलकुलेट हो जी। अब टोटल गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। तो जी बच्चे सबसे पहले गुडविल 44.75, इसमें से माइनस कर दें बार्गेन परचेज जो कैलकुलेट हुआ होगा, वो है 10.75 है, फिर 34। ये गुडविल की फिगर होगी। बात क्लियर हो गई जी बच्चे, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट यहाँ पे अब हम गुडविल की फिगर भी लिखेंगे। अब आपने मुझे बताना है सोच के, गुडविल की फिगर 34 लिखूं या 44.75? 44.75, 34 नहीं लिखनी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था हमेशा इसका टोटल करना है, ये 225 के बराबर बनना चाहिए। अगर आपने 34 लिख दिया, कैसे पॉसिबल है 225 बन जाए? अब बात क्लियर हो गई जी बच्चे। तो हमने फेयर वैल्यू और एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। इसके बाद इसमें बच्चे पोस्ट भी ऐड कर दीजिए। पोस्ट एक्विजिशन 14.75 जी बच्चे। अब हमें सीआरई का बैलेंस कैलकुलेट करना है बस। वर्किंग नंबर 5 सीआरई और बच्चे एसएल्स रिटेन अर्निंग 260। देखें बच्चे, ये फिगर हमने पिक की है 260, ये फिगर है बच्चे 260 रिटेन अर्निंग का बैलेंस। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पोस्ट का बैलेंस 44.25 कैरिड ऑन 30। अच्छा बच्चे, अब ये गलती नहीं करनी कि आप बार्गेन परचेज का बैलेंस भी इसमें ऐड करवा दें। वो नेट गुडविल आई हुई है, वो ऑफसेट हुआ बैलेंस, तो ये नहीं करना, ये गलती से भी नहीं ऐसा हो जाए। यहां तक हमने कर लिया। अब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंप्लीट करते हैं बच्चे। जी बच्चे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1100 बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। 34 गुडविल का, 180 ठीक हो गया जी बच्चे। स्टैंड सब समझ आइए, कोई कंफ्यूजन है? सबको हर तरह से क्लियर है? कल छुट्टी पे थे, खैरियत थी? तबीयत अब बेहतर है? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती देगी। अम्मार साहब क्लियर है सब बातें? चले जी, आज मैं एक काम करूंगा, आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ लिए हुए उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के पिक करूंगा और उसमें जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी कंबाइन करके जो अभी तक पढ़ चुके होंगे
जिसमें फॉर्म्स ऑफ कंसीडरेशन की भी डिफरेंट सिचुएशंस आ रही हूं, इसके अलावा इंपेयरमेंट लॉस भी आ रहा हो और फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट भी आ रहा है। एक कंबाइंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। भेज दिया मैंने। चलें जी। अच्छा बच्चे अब टोटल कीजिएगा 1 बाय 1। 2378 1715 माइनस करेंगे बैलेंसिंग फिगर 112 जी बच्चे बैलेंसिंग फिगर 371 ओसीआई की फिगर भी 0 और ये हो गया 239। बार्गेन परचेज बच्चे नेट गुडविल आ गई है ना, नेट गुडविल आ गई है, फिर हम इनकम नहीं बना सकते, फिर तो हमने गुडविल के साथ सेट ऑफ किया। अगर हम इनकम बनाएंगे तो फिर हमें गुडविल जो है वो 44.75 की लिखनी है, वो तो हम लिख ही नहीं रहे, वो तो हम 34 की लिख रहे हैं। इसका मतलब है इसमें से जो 10.75 है वो हमने नेट ऑफ कर दिया होगा। जी बच्चे यहां तक बातें सब क्लियर हो गई। अब प्रॉफिट के एट्रीब्यूशन मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू फर्स्ट वन ऑनर्स ऑफ द पेरेंट, और नेक्स्ट वन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जी बच्चे इन दोनों को सम करना है तो ये बैलेंस 239 ही आएगा ना। अच्छा अब इस 239 पे डायरेक्ट 25% ले नहीं, शाबाश। क्यों? ये तो प्रॉफिट ग्रुप का है, हमें प्रॉफिट लेना है सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी का प्रॉफिट की फिगर हम यहां से पिक कर लेते हैं। वो कितनी है? 59। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो देखिए बच्चे 59 इंटू 25%, कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो इसमें से माइनस हो। सॉरी 14.75 जी बच्चे यहां तक सब बातें क्लियर हो गई। अपना होमवर्क नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अच्छा बच्चे अगर अब ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, मैं अब आपको बता देता हूं। अगर बच्चे ना बताया हुआ हो, जैसे उसने प्रॉफिट हमें प्री का और पोस्ट का अलग करके दे दिया, अगर ना बताया हो तो फिर हम इवनली लेते हैं। क्या असम्पशन लेते हैं? इवनली। कौन सी असम्पशन यूज करते हैं? इवनली इंकर्ड इनकम भी और इवनली इंकर्ड एक्सपेंसेस। तो हम जैसे हम एक सवाल आपको शायद याद होगा, मैंने करवाया था, उसको 12 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई किया था। याद आ गई बात? बिल्कुल उसी पैटर्न पे करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 33। और इसी के साथ बच्चे क्वेश्चन नंबर 34। कोई बात नहीं, हमने 4 का वादा किया होगा। छुट्टी भी तो है कल का दिन, वो टेस्ट की तैयारी के लिए क्वेश्चन देने हैं। यहां तक कर लीजिएगा बच्चे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।